जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे थे। ये हमारा पार्ट 2 है क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 की वीडियो का। तो हमने शुरू किया था मोहनजोदारो अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर्स। अब क्या था, मोहनजोदारो में ना हमें कुछ चीजें देखते हो बहुत ज्यादा क्या है, प्लैंड है ऐसा लगता है ना, क्योंकि हमने अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा कि हमने जितनी भी उनके सील्स है, स्कल्पचर्स है, ठीक है, ये जो भी सील्स वगैरह है, ये सब हमने आज तक डेसिफर नहीं कर पाए। यहाँ पे सबसे पहले ही लाइन में पहली पेज पे लिखा था कि इट इज अनडेसिफर्ड। तो जब हमने ये चीज नहीं पढ़ी है, तो आज के टाइम पे आप देखोगे कि रोड मैनेजमेंट आपको फिर भी देखोगे आपको बहुत डिफिकल्ट रहता है लोगों का। रोड मैनेजमेंट, हाउस प्लानिंग हम देखेंगे कई जगहों पे। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, कई जगह दिल्ली की भी अनप्लान्ड रहती हैं। तो उस टाइम पे ऐसी क्या चीज थी, ऐसा कोई बंदा होगा या कोई लीडर था उस टाइम पे जो कि इन सब चीजों को मेंटेन करके रखता था, जो इन चीजों को प्लान तरीके से सेटल करके रखता था। तो यही चीज पढ़ने वाले हैं। Perhaps the most unique feature of हड़प्पन civilization was the development of urban centers। अब जो सबसे यूनिक फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो क्या था? अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स कौन होते हैं? आप कहोगे एक ये चीज है रूरल, और ये क्या है? अर्बन। ठीक है, अर्बन कौन हुए? जो आपकी सिटीज वगैरह होगी। ठीक है, रूरल क्या हो गए? आपके जो विलेज वगैरह हो गए। तो ये जो अर्बन सेंटर्स मतलब कि जो सिटीज का जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, ये क्या है? एक सबसे यूनिक फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। लेट अस लुक एट वन सच सेंटर, मोहनजोदारो। अब हमने एक एग्जांपल के लिए हमने एक सेंटर, एक सिटीज उठा ली जो कि क्या है? मोहनजोदारो। मोर क्लोजली, ऑल्दो मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। मोहनजोदारो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट साइट, या कह सकते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने वाली मूवी, मूवी कह रहा हूँ, हाँ मूवी भी बनी है इस पे, ऋतिक रोशन की। इस मतलब लाइक पूरी सच नहीं है वो, थोड़ा थोड़ा झूठ है। उस मूवी में बनी इसी टॉपिक के ऊपर, मैं उन मूवी का नाम याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कुछ ऐसे करके था शायद। तो ये क्या है? मोहनजोदारो एक सबसे, या फिर हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, बट सबसे पहली जो साइट जो डिस्कवर्ड हुई थी वो कौन सी थी? हड़प्पा थी। दिस सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। अब जो सेटलमेंट है हड़प्पन से, जो मोहनजोदारो के अंदर जो ये सेटलमेंट है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड था। वन स्मॉलर बट हायर, एंड अदर वाज लार्जर बट लोअर। ठीक है, अब हम इसे डायग्राम समझेंगे। क्या बोल रखा है यहाँ पे? बोल रखा है हमें, पहली चीज तो ये बोल रखी है यहाँ पे दो टाइप के हमें सेक्शंस देखने को मिलते हैं। एक जो क्या है, ये जो सिटाडेल, मतलब मैं अभी बताऊंगा सिटाडेल और लोअर टंगे। एक जो सेटलमेंट है, आप यहाँ पे देखो ये क्या है, आपको ये स्मॉल एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट ये थोड़ा हायर है। हायर कैसे, ये मैं बताता हूँ। ये आपको क्या है? लार्ज एरिया देखने को मिल रहा है, और बट ये क्या है? लोअर है। अब क्या बोल रखा था, अगर ये पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ के टॉप के हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में हमें ये क्या देखने को मिलता है? सिटाडेल देखने को मिलता है। इस वजह से इसे बोला गया हायर। और ये वैली या हिल जो भी कह लो, इसके नीचे वाले हिस्से, जो लोअर जो हिस्सा है, जो लोअर स्ट्रेटा हिस्सा है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? ये लोअर टाउन देखने को मिलता है। जो अपर हिस्सा है उसे हमने सिटाडेल बोला है, जो लोअर हिस्सा है इसे हमने लोअर टाउन बोला गया। अब आप कहोगे सर ये ऊपर वाला एरिया कम होगी, इसे छोटा बना दिया, तो इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? नीचे में ज्यादा जगह है तो इसमें ज्यादा बड़ा टाउन्स बन गए, तो इनमें क्या, इसमें क्या ही पढ़ के करेंगे? आगे बताता हूँ। इन्हें हमने अलग नाम क्यों दिए, इन्हें हमने अलग डिवाइड क्यों किया है, ये हम देखिए। आर्कोलॉजिस्ट डेजिग्नेटेड दीज एज द सिटाडेल एंड लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। जो अपर टाउन था उसे क्या बोला? सिटाडेल बोला। जो लोअर टाउन था उसे लोअर टाउन ही कहा। कहते ऊपर वालों की इज्जत है, नीचे वालों की है कोई इज्जत नहीं है। ऐसी होता है वीआईपी कल्चर इन इंडिया। दिस सिटाडेल owes its heritage height to the fact that building were constructed of mud brick platform। अब जो सिटाडेल था, ठीक है, वो इस वजह से हाइट, मतलब एक पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि वो पहाड़ के ऊपर था। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा एरिया कम था, वहां पे लोग कम रहते थे। और दूसरा, उनका जो घर बनता था ना, उनके नीचे एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म होता था। मतलब कि पहले क्या होगा, एक उस जमीन को लेवल किया जाएगा, फिर वहां पे ईंटें लगाई जाएंगी। सब जगह ईंटें जब लग गई, पूरे के पूरे इसमें जब ईंटें लग गई है, ठीक है, उसके ऊपर एक जो है तुम्हारा घर कंस्ट्रक्ट किया जाता था। ये बात समझ में आई? तो इसे हम कहते हैं कि वहां पे हमें मड ब्रिक प्लेटफॉर्म देखने को मिला था। इट वॉज वॉल्ड। जो सिटाडेल था उसके चारों तरफ घेराबंदी कर रखी थी, उसे चारों तरफ फोर्टिफाइड किया हुआ था, वॉल्ड किया हुआ था। विच meant दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन। अब अगर कोई एरिया है, देखो ये जो सिटाडेल है, इसकी अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ, ये जो बाउंड्री मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है ये क्या है? इसे वॉल्ड किया गया है, मतलब इसे फोर्टिफाई किया हुआ है। ठीक है, फोर्टिफाइड किया हुआ है। ठीक है, इसे एकदम किलाबंदी टाइप की बना रखी है। और लोअर टाउन को ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में ऑब्वियस सी बात है, कोई डिवीजन बनाने की कोशिश की गई थी।
है कि नहीं, कुछ डिवीजन बनाने की कोशिश की थी लोअर टाउन और सिटाडेल के बीच में। आज के टाइम पे भी अगर आप कार्टून में भी देखोगे, जो राजा और वो लोग होते हैं उनके बड़े बड़े महलों को फोर्टिफाई किया जाता है, जो उनकी प्रजा होती है उन्हें फोर्टिफाई नहीं किया जाता। तो इससे ये डिपिक्ट किया जाता था कि यहाँ पे टाइम पे कौन, कोई रिच आदमी या फिर कोई बड़ा कोई किंग वगैरह रहा होगा, और लोअर टाउन में उसके जो सिटीजन्स है वो रहे होंगे, या फिर हम कह सकते हैं जो पुअर पीपल थे वो यहाँ पे रहा करते होंगे। ये चीज हम डिपिक्ट करते हैं इन चीजों को देख के। अब लोअर टाउन की बात कर लेते हैं। द लोअर टाउन वॉज वॉल्ड, ऑल्सो वॉल्ड। अब जो लोअर टाउन है उसे भी वॉल्ड किया गया था। सेवरल बिल्डिंग्स वर पुट ऑन प्लेटफॉर्म, जो काफी सारी जो बिल्डिंग्स है उन्हें भी प्लेटफॉर्म में रखा गया था, मतलब जो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाया गया था वो यहाँ लोअर टाउन में भी हमें देखने को मिलता है। सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोअर टाउन है इसे वॉल नहीं किया गया था, बट लोअर टाउन को भी वॉल किया गया था, वो मिस्टेक थी मेरी। which served as foundation. It was being calculated that if one labored moved roughly a cubic meter of earth daily just to put foundation in place, it would have required 4 million person day. In other words, mobilization labor on a large scale. अब सिंपल सा ये बोल रखा है कि इसमें कि यहाँ पे ना बहुत सारे लेबर्स का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। इतना स्पेसिफिक जो बोला गया, इतना लेबर हटाया गया, जमीन के इतने हिस्से को हटाया है, एक बंदा अगर एक भी हटाए फालतू है। सिंपल सा है कि ये जो वर्क किया गया है यहाँ पे काफी ज्यादा मोर लेबर का इस्तेमाल किया गया था, मतलब एक तरह से लेबर इंटेंसिव वर्क यहाँ पे हमें लोअर टाउन में देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्यूबिक मीटर के हिसाब से कि इस जमीन को क्यूबिक मीटर से उठाया है, यहां से उठा के यहां डाला है, इतने लोगों का इस्तेमाल किया होगा, कोई नहीं पूछेगा। कंसिडर समथिंग एल्स। Once the platform were in place, all building activity within the cities was restricted to fixed area on the platform. So it seemed that this settlement was first planned and then implemented accordingly. बोला गया है कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म बनता था, उसके बाद बिल्डिंग बनती थी। मतलब कि अगर ये पूरा एरिया है इसे बोल दिया गया यहाँ प्लेटफॉर्म बनेगा, इस जगह पे प्लेटफॉर्म बनेगा, इस जगह पे प्लेटफॉर्म, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, मान लो 9 जगह दे दी और यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दिया। अब इन्हीं के ऊपर घर बन सकता है, ये जो एरिया जहां प्लेटफॉर्म नहीं वहां पे घर नहीं बन सकता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले इस सेटलमेंट को पहले प्लान किया होगा किसी ने, उसके बाद ही इसे इंप्लीमेंट किया होगा, ठीक है, कि उनके फिक्स्ड एरिया दे दिए कि तुम इतने एरिया में ही घर बना सकते हो। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स। दूसरा क्या हम कह सकते हैं, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स कैसे वो हम पता लगाते हैं। विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड। अब क्या होता है, ब्रिक्स जो है ना दो टाइप की होती है, एक होती है सन ड्राइड, मतलब कि उन ईंटों को बनाया, ठीक है, और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया धूप में। और दूसरा क्या है, बेक्ड, मतलब आग की भट्टी में क्या किया, उस ईंटों को डाल दिया जिससे क्या हो, आग उन्हें जल्दी से गर्म कर दे और उन्हें स्ट्रांग बना दे। तो इस टाइप के हमें ब्रिक्स देखने को मिली है। वर स्टैंडर्डाइज रेशियो, मतलब उनका एक फिक्स्ड रेशियो था। अब ब्रिक अगर आप देखोगे आपको क्यूबॉइडल शेप का देखने को मिलेगा, ठीक है, क्यूब देखने को तो मिलेगा, क्यूबॉइडल देखने को मिलेगा। अब माना जाता है इनकी अगर लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर की है, तो जितनी भी ईंटें हैं वहां की उन सब की लेंथ हमें 1 सेंटीमीटर को देखने को मिलती है। अगर उनकी जो ब्रेथ है, मतलब एग्जाम्पल की ब्रेथ जो है उनकी 0.5 सेंटीमीटर की है, तो जितनी भी ईंटों की ब्रेथ होगी वो सबकी 0.5 सेंटीमीटर की ही होगी, स्टैंडर्डाइज रेशियो की होगी। where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज बोल रखी, मैंने तो आपको एग्जांपल से 1 सेंटीमीटर का समझाया, बट यहाँ पे असली रेशियो बता रखा है क्या है। लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट। अगर मान लो जो हाइट है उस वो कितनी है, x है, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, लेंथ जो ईट है उसकी हाइट x है, तो लेंथ की हाइट कितनी होगी, 4 टाइम्स, मतलब कि 4x होगी, और ब्रेथ कितना होगा, ट्वाइस, तो ब्रेथ हमें देखने को मिलेगा 2x। ये उसका रेशियो हुआ करता था ईट का। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसी टाइप की ब्रिक्स हमें पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन देखते हो, मतलब इतनी बड़े लार्ज स्केल पे सिर्फ एक ही टाइप की हमें ईट देखने को मिलेगी, उसके मेजरमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर हम इस ब्लू बॉक्स पे चलते हैं, ठीक है, द प्लाइट of Harappa. Although Harappa was discovered first site, Harappa was the first site to discover. It was badly destroyed by brick robbers. वही चीज की इन्हें बुरी तरह से रॉबर्स ने डिस्ट्रॉय कर रखा था, ब्रिक रॉबर जो ईंटें चुराने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, ब्रिक मतलब ईंटें चुराने, वही चीज। As early as 1875, Alexander Cunningham, the first director DG of Archaeological Survey of India, often called the father of Indian archaeology, noted that the amount of bricks taken from the ancient site was enough to lay brick for about 100 miles of railway lines between Lahore and Multan. बोला गया है कि यहाँ पे
जो सबसे पहला आपको बता रहा, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम आया यहाँ पे, जिसका नाम जो क्या था, डायरेक्टर जनरल था किसका, एएसआई का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि पुरानी चीजों के बारे में खोजात करती है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहते हैं। इनने एक चीज नोटिस की कि यहाँ से जितनी ब्रिक्स चुराई गई है ना, ठीक है, बोला गया नोटिस द अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन फ्रॉम द एंशिएंट, कि जितनी ब्रिक्स हमें एंशिएंट साइट्स पे देखने को मिली है, ठीक है, इन जगहों पे हमें देखने को मिली, अगर हम इन एक ब्रिक्स को एक अच्छी खासी एक लेआउट में लगाए, ठीक है, तो हमें इतनी सारी ब्रिक्स है कि आप 100 माइल्स ऑफ रेलवे लाइंस जो है ना, आप लाहौर से मुल्तान तक की आप जोड़ सकते हो। मतलब कि आपको ये एरिया ए है, ये आपका लाहौर है, ठीक है, और ये जो बी है वो क्या है, मुल्तान है। इसके बीच में अगर 100 माइल का डिस्टेंस है, ठीक है, अगर आप इन ईंटों को क्या करो, इन्हें प्लेस कर दो इनके बीच में, तो इतनी दूरी तक हमें देखने को मिलेंगी ईंटें, मतलब बहुत सारी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। वही चीज तो यहाँ बता रखी है कि हर एक बंदा अगर 1 क्यूबिक मीटर अर्थ का निकालेगा, उन्हें क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, तो भी क्या है, मिलियन परसेंटेज लग जाएंगे, इतना टाइम लग जाएगा उन्हें इन चीजों को बनाने, मतलब कि बहुत सारी ईंटें यूज की गई थी प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए। दस मेनी ऑफ द एंशिएंट स्ट्रक्चर्स एट द साइट वर डैमेज, इन कॉन्ट्रास्ट मोहनजोदारो वाज फार बेटर प्रिजर्व। कई जो साइट्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो तो डैमेज हो गई, ईट जो लोग थे ईट चुरा चुरा के भाग गए। तो मोहनजोदारो जो साइट्स हमने एग्जांपल इसीलिए मोहनजोदारो के लिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित साइट्स हमें देखने को मिलती है। सेकंड, सबसे पहले आप ये ड्रेन देख लो। अगर आप अपनी गली में बाहर जा रहे हो, आप सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी से थोड़ा बाहर जाओ, ठीक है, आप गलियों में जाओ, गलियों में आपको देखने को मिले जो नालियां होती है, ठीक है, नाली कितनी छोटी छोटी पतली पतली सी, थोड़ा सा अगर कचरा जमा नाली बंद हो जाएगी। आप ये लेंथ देखो, यहां से लेके यहां तक, आपको ये आदमी खड़ा होना दिख रहा है, ये एक्चुअली में नाली है, ड्रेन है ये। अ ड्रेन ऑफ मोहनजोदारो, नोटिस अ ह्यूज ओपनिंग ऑफ द ड्रेन। अब ये क्या है, ड्रेन है, यहाँ से जो भी घर का वेस्ट वगैरह होता था सब इससे फ्लो होता हो जाता। सोच रहे हो कितना प्लान किया गया था इस टाइम पे ड्रेन्स के लिए भी। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वाज केयरफुल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जहां पे पानी आउटफ्लो हो, जो वेस्ट वगैरह यहाँ का जो भी निकलता हुआ आ रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से बिना कोई रुकावट के निकल जाए, ये सबसे ज्यादा, ठीक है, केयरफुली प्लान किया गया था। If you look at the plan of the lower town, you will notice that the road and street were laid out along the approximate grid pattern. Interesting at the right angles. बोला गया है, अगर मैं लोअर टाउन की बात करूं, इसमें जो रोड्स हैं, जो गलियां हैं, वो क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हुई देखने को मिलेगी। मतलब ये रोड ऐसे जा रही है, ये रोड ऐसे जा रही है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे देखने को आपको मिलेगी, यहाँ से भी 90, यहाँ 90, यहाँ 90, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर सारी रोड्स आपको 90 डिग्री पे देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रोड आपको 90 डिग्री पे देखने को मिलेगी, जितनी भी रोड्स होंगी सारी की सारी क्या है, 90 डिग्री पे हमें देखने को मिलेगी। और क्या है, ग्रिड पैटर्न में देखने को मिलेगी। ग्रिड पैटर्न क्या है कि यहाँ पे जो ईंटें यूज की गई है वो ना, कुछ मान लो अगर आप गांव में जाओगे, ठीक, गांव में आपको देखो कुछ ईंटें इस टाइप की ना डिजाइन में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, एक जैसे ब्रेडेड नहीं होता, अगर आपने मम्मी के बाल देखे कुछ इस टाइप के ब्रेडेड चैनल्स टाइप का बनाती है, ठीक है, इस टाइप की, इसे बोला गया ग्रिड पैटर्न, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में ईंटों को रखा गया था, ठीक है, ये चीज होगी ग्रिड पैटर्न आपकी। ये बात समझ में, अब मैं आपको एक बार ग्रिड पैटर्न, हाँ चल ठीक है, समझ गए ना। फिर उसके बाद कहा गया था, इट सीम दैट द स्ट्रीट्स विथ ड्रेन वर लेड आउट फर्स्ट, देन हाउसेस बिल्ड अलोंग विद देम। बोला गया सबसे पहले नालियां बनाएगी, घर बनने से पहले नालियां बनाएगी, ड्रेन्स बनाए गए थे, उसके बाद घर को बनाया गया था उनके बाद। If domestic waste water had to flow into the street drains, every house need to have at least one wall along the street. अब बोला गया है कि अगर आपको अपने घर का पानी ड्रेन में बहाना है, तो आपके घर की एक दीवार, एटलीस्ट वन, एक दीवार तो कम से कम आपकी गली के कोने पे चिपकी होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो घर की जो एक दीवार है वो गली के कोने पे होनी चाहिए, और उस गली में क्या होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम आपका होना चाहिए। तो मतलब कि आपको अगर ड्रेन से पानी बहाना है, अपने घर का वेस्ट निकालना है, तो आप की जो वॉल है जो उस स्ट्रीट से कनेक्ट हो रही है, उस वॉल में से आप क्या करोगे, एक पाइप या जो भी उस टाइम पे जो सिस्टम होता था, वो क्या करोगे, आप उस ड्रेन में कनेक्ट कर दोगे, जिससे क्या होगा, सारा का सारा जो ड्रेन है, जो भी सारा वेस्ट है, वो ड्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे सिटाडेल की बात की गई है। While most Harappan settlement have smaller high western parts and larger lower eastern section, there are variations. As such, Dholavira, Lothal, the entire settlement was fortified, and the section within the town were also separated by wall. The citadel with Lothal was not walled but built at height.
वही चीज यहाँ पे ना दो एग्जाम्पल दे रखे, धोलावीरा के और लोथल का। धोलावीरा और लोथल कहाँ पे, गुजरात में है। यहाँ बोले जो एंटायर सेटलमेंट है उसे फोर्टिफाइड, किलाबंदी, जो कि हमने सिटाडेल के बारे में हम जानते हैं कि उन्हें फोर्टिफाई किया हुआ था। एंड कहा गया सेक्शन विद इन द टाउन्स वर आल्सो सेपरेटेबल, कि जो दूसरा लोअर टाउन था उन्हें भी अलग अलग क्या था, वॉल से सेपरेट किया गया था, कि यहाँ पे अब सिटाडेल के लोग हैं, यहाँ पे लोअर टाउन के लोग रहेंगे। जो सिटाडेल था लोथल में वो वॉल्ड नहीं था, मतलब ये एक्सेप्शन है, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा इन इन चारों में से, मतलब दे दिया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, दे दिया कि विच अमंग द फॉलोइंग, विच सिटाडेल अमंग द फॉलोइंग वर नॉट फोर्टिफाइड, वर नॉट वॉल्ड, तो वो क्या होगा, लोथल का जो सिटाडेल है वो क्या है, फोर्टिफाइड, या उसे वॉल नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में कहता है आपके घर का क्या सीन चल रहा है। द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड एग्जाम्पल फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जो लोअर टाउन था मोहनजोदारो को, वो क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। ठीक है, मतलब कि जहां पे लोग आ सकते हैं, ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। Many were centered on the courtyard with the rooms on all the side। अगर अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिले, ठीक है, आपको ये एरिया देखने को मिला 18 वाला, ठीक है। अब ये चलो ये तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। कहाँ मिल एरिया, हाँ ये रहा। अब बोला गया मैनी वर सेंटर्ड ऑफ अ कोर्टयार्ड विथ रूम्स ऑन द साइड। यहाँ पे अगर ये पूरा घर है, अरे ये पूरा घर है, ठीक है, इस पूरे घर में क्या है, इस बीच में एक कोर्टयार्ड होगा, ठीक है, सी वाई से डिनोट कर देता हूँ कोर्टयार्ड। अब ये कोर्टयार्ड क्या, इसके चारों तरफ क्या होंगे, रूम्स होंगे, ठीक है, रूम्स कनेक्ट है। तो इससे हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो कोर्टयार्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इज अ सेंटर ऑफ हाउस, घर के बीच का हिस्सा है, ऊपर सा, विथ रूम्स ऑन ऑल द साइड, इसके चारों तरफ क्या है, रूम्स 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 रूम्स, ठीक है, वॉशरूम रूम्स, वॉशरूम भी तो जाएगा कोई ना कोई। ये बात समझ आई। The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during the hot and dry weathers। अब बोला गया कोर्टयार्ड में क्या होता था, यहाँ पे खाना बनता था, यहाँ पे कपड़े अपने बुनने थे वो होता था, मतलब एक टाइप से कुछ भी एक्टिविटी होती थी वो कोर्टयार्ड के अंदर यहाँ पे होती थी। मोस्टली हॉट एंड ड्राई सीजन में हमें देखने को मिलता था। अगर आप गांव जाते हो, आपके गांव में आपका जो घर है ना, गांव का, मेरे गांव के, मैं अपने गांव के घर के स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रहा हूँ, वहां पे बीच में कोर्टयार्ड है, वहां पे एक ओपननेस हमें देखने को मिलता है बीच में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गांव में आपको, गांव के घरों में आपको ये देखने को मिलेगा, बीच में एक सेंटर सा एरिया छोड़ रखा है, वहां पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो यही चीज बता रखी है। What is also interesting is an apparent concern of privacy. There was no window in the walls along the ground level. Beside, the main entrance does not have a direct view of the interior of the courtyard. सबसे पहली चीज, सबसे इंटरेस्टिंगली क्या है, यहाँ पे कोई भी विंडो, जो कि अगर ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, ये अगर ग्राउंड फ्लोर है तो इस पे कोई भी हमें विंडोज देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा क्या बोला है कि अगर कोई भी एंट्रेंस पे आ जाए, मान लो यहाँ दरवाजा है, ठीक है, तो इस दरवाजे को ना यहाँ तक ना कुछ एक वॉल टाइप का या कुछ कर रखा था, उसके बाद कोई लोग आ से जाएगा, फिर ऐसे आगे कोई कोर्टयार्ड में जा सकता है। तो मतलब कि हम ये माना गया कि यहाँ पे अगर कोई एंट्रेंस पे खड़ा है तो उसे कोई भी डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा कि अंदर कोर्टयार्ड में क्या हो रहा है। ये बात समझ में आई। अब मैं एग्जाम्पल के लिए चलो आपको यही समझाता हूँ। मान लो 18 जो है, ठीक, ये जो ब्लॉक है ये क्या है, कोर्टयार्ड है। अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है, तो उसे कोई भी ब्लॉक नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उसे अंदर जाना पड़ेगा, फिर ऐसे करके स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कोई भी अगर आदमी आज भी गांव में, ठीक है, मैं बार बार गांव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में मतलब सिटीज में स्ट्रक्चर चेंज हो रखा है। इन सिटीज में आपको ये कोर्टयार्ड वगैरह बहुत कम देखने को मिलेगा, किसी एक्सेप्शन हो, किसी के घर में दिख गया तो दिख गया, वैसे क्योंकि मेरे खुद के घर में नहीं है ये चीज, तो इस वजह से कह रहा हूँ गांव में मुझे ये देखने को मिलता है। गांव में मेरे गांव का जो घर है वहां पे ये चीज है, इस वजह से मैं बार बार गांव कह रहा हूँ। एवरी हाउस हैज इट्स ओन बाथरूम। हर घर का खुद का बाथरूम होगा। पेव्ड विथ ब्रिक्स, और क्या होगी, ब्रिक्स से उनका क्या होगा, फ्लोर बना होगा। विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल्स टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। अब उनका जो बाथरूम है किससे कनेक्ट होगा, ड्रेन से कनेक्ट होगा, जो कि नदी रोड पे बह रहा है, मतलब रोड के नीचे, ठीक है, रोड के नीचे जो है वो ड्रेन्स बह रही है। ये आपको इमेज देखने को मिले। अब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये उसकी क्या है, ये रोड है, ये पूरा का पूरा उस रोड के नीचे ड्रेन सिस्टम बह रहा है। तो आप समझो पहले कितना ऑर्गेनाइज तरीके से करवाया गया था। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेस टू रीच अ सेकेंड स्टोरी और द रूफ। अब बोला गया कुछ हाउसेज में क्या है, हमें देखने को मिलते हैं कि सीढ़ियां देखने को मिलती है, जिससे हम दूसरी मंजिल या पहली मंजिल पे जा सकते हैं या छत पे जा सकते हैं। Many houses has well, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passers by।
कुछ जगह पे हाउसेज में क्या है हमें कुआं देखने को मिलता है, जो कि क्या है ऑफ्टन इन अ रूम दैट कुड बी रीच फ्रॉम द आउटसाइड। मान लो अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको गेट टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिले, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं बताया सच बोल, मतलब कि ये यही असलियत है। कोई अगर आदमी यहाँ से क्रॉस होता हुआ जा रहा है, उसे अगर प्यास लगा, ठीक है, तो हर गांव घर में एक कुआं होता था, यहाँ पे क्या है एक वेल हो गया, कोई भी आदमी यहाँ से जा सकता है, आराम से पानी पिया और अपना काम पे निकल गया। वही चीज बोलेगी कि कई हाउसेज में क्या होता है, वेल होता था एक रूम में दैट कुड बी रीच आउट फ्रॉम द आउटसाइड, किसी भी बाहर वाले को अगर पानी पीना, वो आया वहां पे गया और उसे पानी पिया और निकल गया। परहैप्स यूज्ड बाय पासबर्ड, जो कि आने जाने वाले लोग इस्तेमाल करते थे। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वाज 700। बोला गया मोहनजोदारो में, सिर्फ मोहनजोदारो की बात कर रहा हूं मैं, मैप पे दिखा दो मोहनजोदारो का है, कहां गया, ये रहा, नहीं कोटजिरी यहाँ पे नहीं दिखा रखा, ये रहा इधर है। मोहनजोदारो मोहनजोदारो मोहनजोदारो, ये एरिया, ये जो डॉट देखने को मिले, इस मोहनजोदारो वाले एरिया में हमें पता है कितने कुएं देखने को मिले, 700 से ज्यादा कुएं देखने को मिले। सोचो कितना वेल प्लान उनका होगा कि 700 कुएं देख, कोई भी हर घर में हमें ये चीज देखने को मिलेगी, कोई भी अगर बाहर से बंदा है उसे पानी पीना है तो आराम से पी के जा सकता है। और अब हम आते हैं द सिटाडेल पे। सिटाडेल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे बता रखा है, it is on the citadel that we find evidence of structures that have been probably used for special public purposes। अब हमें सिटाडेल में ना कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो कि एक पब्लिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते। पब्लिक पर्पसेस मतलब कि जैसे कि आप स्विमिंग पूल हो गया, क्या है पब्लिक पर्पस हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, इस टाइप के हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। दीज इंक्लूड वेयर हाउस, अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ द विच द लोअर ब्रिक portion remains while the upper portion probably of wood decayed long ago। अब पहला क्या मिला है हमें, पहला क्या मिला है वेयर हाउस। वेयर हाउस में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस पे मान लो आपने एग्रीकल्चर किया, ठीक है, हमने खेती बाड़ी की और वहां पे आपने सरप्लस उगा लिया, तो आप क्या करोगे, गेहूं को आप एक ही बार में तो सारा गेहूं नहीं खा लोगे ना, एक ही बार में तो सारी चावल नहीं खा लोगे ना, आप क्या करोगे उन्हें स्टोर करोगे। वेयर हाउस क्या करता है, एज अ स्टोरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है गेहूं चावल ये सब। अब आप कहोगे सर आपको ये कैसे पता कि गेहूं चावल, क्योंकि वहां पे उस जगह पे हमें रिमेन्स मिले हैं वीट के, राइस के, वेयर हाउस के पास में। अब ये क्या है, एक आपको वेयर हाउस जो होगा किससे बना होगा, ऑब्वियस सी बात है ब्रिक्स से बना होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि उसका जो लोअर हिस्सा है वो ब्रिक से बना है, वो हमें बचा हुआ मिल गया, बट जो अपर हिस्सा है, मतलब कि मान लो अगर ये वेयर हाउस है, ठीक है, अगर ये पूरा वेयर हाउस है, एक सर्कुलर फॉर्म में मैं एग्जांपल के लिए बना देता हूँ, तो ये हमें टूटा हुआ है, ऊपर का जो हिस्सा था, ऊपर का जो डॉटेड में हिस्सा बना रहा हूँ, ये क्या पता वुड से बना हो और ये क्या हो गया, टूट गया हो या डिके हो गया हो। सेकंड क्या मिलता है, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ आप मान लो स्विमिंग पूल है, ठीक है, या अगर आप किसी गुरुद्वारे वगैरह में जाते हो तो वहां पे बाथिंग का होता है ना बीच में, उस टाइप का हम मान सकते हैं ग्रेट बाथ के लिए। द ग्रेट बाथ वॉज अ रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स। बोला गया है जो ग्रेट बाथ क्या है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, विथ इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल द फोर साइड, मतलब कि ये ग्रेट, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं और इसके यहाँ पे क्या है, कॉरिडोर बना है, ठीक है, कि लोग यहाँ से आराम से चल के जा सकते हैं, आराम से नॉर्मली फ्रीली मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है। देर आर टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू टैंक। अब यहाँ पे क्या है, सीढ़ी है नॉर्थ में और साउथ में, जो कि टैंक की तरफ हमें लेके जाती है अगर किसी को नीचे जाके नहाना है तो। which was made watertight by setting like two flight of steps on north and south leading to water tanks of this setting bricks on the edge and using a mortar or gypsum। अब बोला गया है कि ये जो नॉर्थ साउथ में आप आराम सीढ़ियों से उतरो अपना जाओ, बट यहाँ पे क्या है, पाइप्स का ड्रेनेज भी कनेक्ट है। अब आप कहोगे सर ये क्या कंफ्यूजन सी नहीं होगी, चलो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये पहाड़ है, यहाँ पे आपका सिटाडेल देखने को मिलता है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसे जूम इन किया, सॉरी। तो अब हम देखेंगे सिटाडेल में ना, अगर ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पे क्या है, ग्रेट बाथ है, ठीक है, ग्रेट बात है, यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट होगा या एक रास्ता सा कनेक्ट होगा जिसकी वजह से पानी क्या होगा, इसके अंदर जा रहा है, वाटर क्या है, इनफ्लो हो रहा है, वाटर इनफ्लो हो रहा है जब, और यहां से क्या होगा, साउथ की साइड से आउटलेट है इसका, ठीक है, आउटलेट है कि पानी यहां से बाहर जाएगा। मतलब जब यहां से पानी डाला, जब ये पूरा पानी से भर गया है, इसे बंद कर दिया जिप्सम या किसी का यूज करके, जब पानी लोगों ने नहा लिया उसके बाद इसे ओपन कर दिया, सारा पानी फ्लो आउट हो गया, उसके बाद फिर वापस से बंद कर दिया और ये पानी फिर पूरा भर गया इसमें। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है एक टाइप से। देयर वर रूम्स ऑन थ्री साइड्स। अब इसके तीन साइड्स पे हमें रूम देखने को मिलेंगे। इन वन विच हैज ए लार्ज वॉल। अब एक में क्या है, एक वेल हमें देखने को मिलता है, मतलब इसके तीन कमरे हैं, ठीक है,
ये क्या है, ग्रेट बात है। इसके 1 2 3 जगह हमें कमरे देखने को मिलते हैं, बीच में ग्रेट बात है। इनमें से एक में क्या है, वेल है। वेल क्यों, कई बार आप स्विमिंग पूल में गए होगे तो आप बाद में स्विमिंग पूल से बाहर आने के बाद एक बार दोबारा नहाते हो ना, तो शायद उस चीज के लिए यूज हुआ गया होगा, ये हम मानते हैं। वाटर फ्रॉम द टैंक flowed into huge drains across the lane of the northern lay of the smaller building which eight बार कहाँ गया, water from the tank flowed into large drains across a lane to north lay a smaller building with 8 bathrooms, four on the east side of the corridor with drains from each bathroom connecting to the drain that ran along the corridor। सिंपल सा एक बात बोल रखी है कि ये जो वेल है, यहाँ पे लोग नहा रहे, रूम्स है, यहाँ पे लोग मान लो चेंजिंग वगैरह के लिए हो सकता है। ये जो सारा पानी, जो गंदा पानी हो गया, लोग नहा लिए, ठीक है, वेल का, कुएं का पानी इस्तेमाल कर, ये सारा पानी कहाँ जाता है, एक बहुत बड़े ड्रेन में जाके जमा हो जाता है। मतलब कि ये जो, अगर यहाँ पे ग्रेट बाथ कहीं दिख रहा है मुझे, तो स्टेप्स टूपा मेन ग्रेट बाथ, हाँ ये देखो ये है, ठीक है। यहां से क्या है, अभी जो मेन स्ट्रीम देख रहे हैं, अभी जो क्या है, ड्रेन में जाता है, और ये ड्रेन से बाहर होते हुए बहुत बड़ा एक ह्यूज एरिया है, वहां जाके सारा का सारा पानी क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, गंदा पानी। यही चीज यहाँ पे बता रखी है। The uniqueness of the structure as well as the context is well is found in the citadel, with several distinctive had led scholars to suggest that it was meant for some kind of special ritual bath। अब जो ये ग्रेट बात है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं, ये कहते हैं कि यार ये देखो, ये जो कॉन्टेक्स्ट है कि इस वजह से यूज होते हैं, यहाँ कुएं भी है, यहाँ रूम्स भी है, ये मोस्ट प्रॉब्ली क्या है, किसी स्पेशल रिचुअल बात के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। ऐसी रैंडमली क्यों हम किसी मतलब बना के कोई स्ट्रक्चर छोड़ देगा, वो भी इतने अच्छे तरीके से। ऑब्वियस सी बात है, कोई पूजा पाठ होती होगी, या कोई रिचुअल्स होता होगा, या कुछ भी एक प्लान्ड चीज होती होगी उस टाइम पे, उसके लिए इस ग्रेट बात का यूज किया जाता होगा। ये हम एज्यूम करते हैं, हमें पता नहीं है कि असली रीजन क्या है। ये बात समझ में आई, ट्रैक ऑफ बरियल्स ये सब। चलिए हम ये भी अब खत्म कर देते हैं, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो जब हम बात करते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, अब इसमें हम सोशल में क्या आता है कि कौन आदमी यहाँ पे रिच होगा, कौन यहाँ पे पुअर होगा, ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलते हैं, किस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है कि हाँ ये आदमी रिच है, ये आदमी पुअर है, ये आदमी एम्परर होगा, ये आदमी उसका सर्वेंट होगा। तो यही चीजें हम देखने वाले। सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन आता है बरियल पे। बरियल क्या होता है, एक कबर आप मान लो कि ठीक है, ये आदमी है, इस ए है, और ये इसकी कबर ये बी है। अब इसके अगर बी वाले के पास कुछ रिच ऑर्नामेंट्स मिल जाता है, ठीक है, कुछ महंगी चीजें मिल जाती है उसकी बरियल में, तो हम ये मान लेंगे ये अमीर आदमी होगा। और ए वाले में अगर हम ये मानते हैं कि उसके पास कुछ भी रिच ऑर्नामेंट्स नहीं है, या उसके घर पर जहां पे वो मिला है, उसके अगर वो उस घर में ही मिला है, ठीक है, तो वहां पे कुछ लग्जूरियस सामान नहीं है, तो हम ये कह देंगे या कि ये आदमी अमीर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चीज चलते हैं बरियल के ऊपर। Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences among the people living within a particular culture। अब एक किसी कल्चर के बीच में, ठीक है, किसी अभी कल्चर कौन सा है, हड़प्पन कल्चर चल रहा है, उसके बीच में अगर आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कुछ चीजें ढूंढते हैं, ठीक है, कुछ सर्टेन चीजें को उठाते हैं और कहते हैं इन बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनका सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन निकालेंगे, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। These include studying burial। सबसे पहले जो आता है इसमें क्या आता है, बरियल, कि उनकी कबर कैसी थी, ठीक है, कि उन्हें दफनाया था तो किस डिजाइन में दफनाया था। क्योंकि अगर कबर की डिजाइन अच्छी है तो हम ये मानते थे कि वो अमीर आदमी से, अगर कबर नॉर्मल है तो मानेंगे कोई नॉर्मल पर्सन होगा। यू आर प्रॉब्ली फैमिलियर विद द मैसिव पिरामिड ऑफ इजिप्ट, सम ऑफ विच वर कंटेम्पोनियस, ठीक है, कंटेम्पोरेनियस, ठीक है, विथ, मैं कंटेम्प्रेरी पढ़ने वाला था, मैं कंटेम्प्रेरी तो विथ छोड़ो, विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमने बात की पिरामिड की, कि कहाँ के, इजिप्ट के पिरामिड की हमने बात की है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ अगर किसी को नहीं पता, तो कुछ इस टाइप का हमें पिरामिड देखने को मिलता है, ठीक है, एकदम पीक ऊपर है, और यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स जैसा देखने को मिलते हैं। अब इनके अंदर होता क्या है, ठीक है, पिरामिड्स के अंदर आपको उनकी डेड बॉडी देखने को मिलेगी जो इजिप्ट वगैरह की होती है। तो इस पिरामिड के अंदर ना हम ये मानते हैं कि बहुत सारा सोना चांदी, इमेंस अमाउंट ऑफ गोल्ड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इससे एक एग्जाम्पल के लिए बता रखा है कि आखिर ये भी तो एक टाइप का बरियल ही है, जो पिरामिड है इसके अंदर भी तो किसी न किसी इंसान को दफना रखा है, तो भी एक टाइप का बरियल है। अब जहां जिसके पास जिस पिरामिड में ज्यादा बरियल में हमें ज्यादा ऑर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे, ज्यादा महंगी चीजें देखने को मिलेंगे, हम मानेंगे कि रिच क्लास का है।
मेनी ऑफ दीज पिरामिड वर रॉयल बरियल्स, काफी जो पिरामिड्स थे वो क्या थे, रॉयल बरियल्स थे, मतलब उनके अंदर काफी महंगी चीजें मिलेंगी। वह इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वॉज बuried, जिनके साथ इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ हमें देखने को मिलती है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वेल्थ देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत, ज्यादा ही। अब इस बेसिस पे आप ये ध्यान रखना कि जो हमें ज्यादा क्वांटिटी मिली है तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते होंगे, ठीक है, कि उस टाइम पे जो मोहनजोदारो हड़प्पा ये जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, इसमें आफ्टर लाइफ में बिलीव करते होंगे कि वो जो आदमी मर गया वो मरने के बाद किसी और क्या कहते हैं उसे दुनिया में जा रहा है। तो ये जो चीजें उनके साथ रखी गई थी ये इसलिए रखी जा सकती है क्योंकि वो शायद मरने के बाद जब दूसरी दुनिया में जाए तो इन चीजों को भी अपने साथ ले जा सके, इनके काम आए। तो हम इससे ये भी चीज निकाल सकते हैं कि आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, जो हड़प्पन साइट्स है उसमें जो डेड्स थे, मतलब जो जिन लोगों की मृत्यु होगी उन्हें पिट्स में डाल दिया जाता। यही चीज जो मैंने आपको बताई है, ये तो पिरामिड के अंदर है। अब इस जमीन को इतना गैप खोदा, उसमें इंसान को डाला, उसके आसपास उनके ऑर्नामेंट्स डाले और इसे मिट्टी से कवर अप कर दिया। ये बात समझ में? चल, समटाइम दे वर समटाइम दे वर डिफरेंस इन वेज ऑफ बरियल पिट्स वाज मेड। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो पिट्स बनते थे, ठीक है, बरियल पिट्स बनते थे, उसमें भी काफी सारे डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता था। इन सम इंस्टेंस दी होलोड आउट स्पेस वर लाइंड विद ब्रिक्स। कई बार क्या होता है, मान लो एक बरियल ही है, एक बरियल ही है, अब इसके आसपास ना हमें ईंटें देखने को मिलेंगी, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म सा या फिर कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा। ये कहाँ गया, ये जो डिजाइन हमें देखने को मिला ईंटों का, ठीक है, ये बात समझ में। और कुछ के पास हमें ये चीज नहीं देखने को, कुछ में बहुत ही सिंपल देखने को मिलेगा। तो ये मान लेंगे ये किसका है, ये किसी पुअर आदमी का है, ये मान लेंगे ये किसी रिच आदमी का है। ये बात समझ में आई? कुड दिस वेरिएशन बी इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंस, क्या ये वेरिएशन जो है, जो ये चेंजेस है ब्रिक्स का, इससे हमें पता चल सकता है कि वो अमीर है या नहीं है? इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमने कोई भी अब तक स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है। Some graves contain pottery ornaments, perhaps indicating belief that these could be used in afterlife। वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, कुछ ग्रेव्स में क्या मिले, गमले वमले, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, ये सब देखने को मिले। तो इससे क्या बिलीव होता है कि ये आफ्टर लाइफ में इस्तेमाल हो सकते हैं, मतलब अगर वो दूसरी दुनिया में जा रहा है तो ये जो ऑर्नामेंट्स है, जो पॉटरी है, वो अपने साथ लेके जाएंगे। ज्वेलरी हैड बीन फाउंड इन बरियल्स इन बोथ मेन एंड वुमेन, जो ज्वेलरी है वो कहाँ मिली है, हमें बरियल्स के अंदर मिली है, मेन के साथ भी और विमेन के डेड बॉडी के साथ भी। इससे मतलब ये पता चलता है जो ज्वेलरी थी वो सिर्फ विमेन ही नहीं उसे पहनती थी, मेन भी उसे पहना करते थे। इनफैक्ट इन एक्सकवेशन ऑफ द सिमेट्री इन हड़प्पा in the mid 1980s, an ornament consisting of three shell, a jasper bead, hundred of micro beads were found near the skull of a male। अब इसमें क्या बता रखा है कि जब एक्सकवेशन हुई हड़प्पन साइट्स की तो हमें थ्री शेल रिंग देखने को मिले। अब थ्री शेल रिंग कैसा है ये देखिए, आपको इसमें टू शेल दिख रहे हैं, अगर इसमें मैं एक और शेल को इंक्लूड कर दूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, थ्री शेल रिंग हो जाएगा। ये टू शेल रिंग है, वो क्या है, थ्री शेल। ये बात समझ। जैस्पर, जैस्पर क्या एक टाइप का स्टोन होता है, बहुत ही प्रेशियस होता है। बीड्स, अब बीड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा इस टाइप के कुछ बीड्स हमें देखने को मिले थे। ये तो रंग बिरंगे प्लास्टिक के बने हैं, उस टाइम पे कॉपर हो गया या फिर क्ले हो गया, उन टाइप के भी बीड्स हमें देखने को मिलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वर फाउंड नियर द स्कल ऑफ मेल। अब मेल के भी स्कल के पास हमें बीड्स देखने को मिले। इन सम इंस्टेंस द डेड वर बरीड विथ कॉपर मिरर। कुछ जगह पे हम क्या देखते हैं, जो मरे हुए लोग हैं, जो डेड बॉडीज है, उनके पास में हमें कॉपर मिरर देखने को मिलती है। अब कॉपर मिरर क्या है, इस टाइप का हमें देखने को मिलता था, ठीक है। But on the whole, it appeared that the Harappa did not believe in burying precious thing with the dead। बट अगर हम इन सब का ना एक निचोड़ निकाले, एक क्रक्स निकाले, तो हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पन लोग हैं वो ज्यादा महंगी चीजें ना लोगों के साथ दफनाते नहीं थे, ठीक है, मतलब हमें इतना भी महंगी, बहुत ही ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं मिली तो जिससे हम ये कह सके कि हड़प्पा ना सिर्फ उनकी हर चीज दफना दी, नहीं, सिर्फ कुछ कुछ चीजें जो उन्हें लगता था कि ये एसेंशियल होगी उनके आफ्टर लाइफ में, वही वो दफनाते थे। ये पहला आ गया हमारा बरियल के बारे में। दूसरा अब हम चलते हैं लग्जरीज के बारे में। Another strategy to identify social difference is to study artifacts, which archaeologists broadly classify in utilitarians and luxuries। अब क्या था कि अगर हम बात करें लग्जरी के बारे में तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा था कि अब हमें दूसरे एस्पेक्ट जिसकी बेसिस पे हम कोई भी सोशल डिफरेंशिएशन निकालते हैं वो क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट कौन सी चीज होते हैं, उन्हें भी हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज कर रखा है, एक है यूटिलिटेरियंस और दूसरा क्या है, लग्जरीज। यूटिलिटेरियंस क्या है, जो हमारे डेली यूज में आता है, ठीक है। लग्जरी क्या है, जो चीज, जो कोई भी आइटम
ठीक है, जो भी आइटम क्या हो यहाँ आसपास में ना मिलता हो, जिसे फार अवे से लेके आया, मान लो कि कोई बहुत दूर जगह से उस चीज को लेके आया है, तो हम उसे लग्जूरियस आइटम में काउंट कर दिया जाता है। द फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, ये वाली, ठीक है, यूटिलिटेरियंस वाली। The first category includes objects of daily use made fairly easy out of ordinary materials such as stone और clay। अब पहली कैटेगरी कौन सी, जो डेली यूज में काम आती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, और फेयरली इजी आउट ऑफ ऑर्डिनरी, जो कि नॉर्मल मटेरियल से बनती है, कोई प्रेशियस स्टोन या फिर इनसे नहीं बनती। ऑर्डिनरी मटेरियल क्या हो सकते हैं, स्टोन हो गया, क्ले हो गया, चिकनी मिट्टी होगी, पत्थर हो गए जो आसपास मिलते हैं, इनसे बना देते हैं। दीज इंक्लूड, अब इनके अंदर क्या कहता है, क्वेंस, पॉटरी, नीडल, फ्रेश रबर्स, ठीक है, फ्रेश रबर कौन सा है, बॉडी स्क्रबर्स, ठीक है, ये जो नॉर्मल चीजें होती है, ये क्या होगी, यूटिलिटेरियंस आ गई, ठीक है, क्वेंस, पॉटरी, नीडल्स, फ्रेश रबर्स, ये सब, एंड आर यूजली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट, और ये पूरी सेटलमेंट में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, कि हर जगह पे हमें ये चीज कॉमन देखने को मिलेगी। Archaeologists assume objects were luxurious if they were rare or made from costly, non-local metal or which complicated technologies। अब जो दूसरी कैटेगरी थी वो हमारी क्या थी, लग्जूरियस की। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा था वो कैटेगरी चीजें लग्जूरियस में काउंट होंगी जो कि क्या होंगी, बहुत ही रेयर, इस पूरी सिविलाइजेशन में जो बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, जो कि क्या होगी, बहुत ही महंगी होगी, जो आसपास के लोकल एनवायरनमेंट में ना मिले, ठीक है, और उसका जो डिजाइन हो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो उसे बनाना, तब जाके हम मानेंगे कि ये लग्जूरियस आइटम होगी। 10 लिटिल पॉट्स ऑफ फैंस, a material made of ground sand and silica mixed with color and a gum and then fired were probably considered precious because they were difficult to make। अब एक यहाँ पे पॉट की बात की गई, फाइंस पॉट की, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, इसे बनाना बहुत मुश्किल था, ठीक है, और इसके जो आसपास जो सामान जो इसके थे, ठीक है, जो कि सिलिका हो गया, ठीक है, ये सब ना मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब ये मिलना बहुत मुश्किल होगा तो इसे हम किस में काउंट कर देते हैं, लग्जूरियस गुड में काउंट कर देते हैं। The situation become more complicated when we find what seems to be articles of daily use such as splinter wools made of rare materials such as fines। अब बोला गया है कि ये तो मैंने बताया कि यूटिलिटेरियंस और लग्जरियस गुड में क्या फर्क है, बट एक हमें दिक्कत तब आती है, ठीक है, ये तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब जो कोई आइटम जो हो, ठीक है, कोई आर्टिकल जो डेली यूज का हो, ठीक है, जैसे कि स्प्लिंडल, सॉरी बार बार ठीक है बोलने की थोड़ी आदत से सुधारूंगा। तो क्या हुआ कि जो डेली यूज का आइटम है जैसे कि स्प्लिंडर बोन, वो किससे, एक रेयर मटेरियल से मिलता है जैसे कि फाइंस। अब स्प्लिंडर बोन होता क्या है, ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको स्प्लिंडर बोन देखने को मिलेगा। ये जो चीज होती है, ये जो पीछे हुक सा अटका हुआ है ना, ये सर्कुलर मोशन टाइप का, इसमें भी इन सब में, इसे कहते हैं स्प्लिंडर बोन। ये एक टाइप से क्या होता है, मतलब आपके आर्किटेक्चर मतलब बनाने में काम वाम आता है, ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब कि कपड़े वपड़े बनाने में या फिर कुछ आइटम्स को बनाने में, उनमें काम आते हैं सारी चीजें। तो अब क्वेश्चन के सामने ये आ गया कि इसे हम यूटिलिटेरियंस में काउंट करें या लग्जरीज में काउंट करें, ये भी हमें समझना मुश्किल हो जाता है। If we study the distribution of such artifacts, we find the rare objects made up of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in the smaller settlements। अब बोला गया है कुछ आर्टिफैक्ट्स जो बहुत ही रेयर है वो हमें बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में हमें देखने को मिलेगा। जो ऑब्जेक्ट बहुत रेयर हो तो हमें बड़े सेटलमेंट्स में देखने को मिलेगा, और बहुत ही कम उन्हें हम स्मॉलर सेटलमेंट में देखने को मिलेगा। मतलब ये इलाका अगर इतना बड़ा है, ठीक है, और ये इलाका इतना छोटा सा है, ठीक है, मोहनजोदारो का, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मान लो कोई रेयर मटेरियल देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आई। For example, miniature pots of fans, perhaps used as a perfume bottle, are found mostly in Mohenjo-daro and Harappa, and there are none from small settlement like Kalibanga। अब बोला गया जैसे एक मिनिएचर पॉट जो कि फैन से बनती है, वो किस लिए यूज होता है, एक परफ्यूम बॉटल की तरह हम मानते हैं। ये जो परफ्यूम बॉटल है कहाँ मिलती थी, मोहनजोदारो और हड़प्पा में देखने को मिली है। बट हमें कालीबंगाल जो राजस्थान में है, जहाँ पे हमें एग्रीकल्चर प्लॉग फील्ड मिले थे, वहां ये स्मॉल सेटलमेंट है, यहाँ पे हमें ये चीज रेयर मटेरियल देखने को नहीं मिला, ये मिनिएचर पॉट देखने को नहीं मिला। गोल्ड टू वॉज रेयर एंड एज अ present probably precious all the gold jewelry found at the Harappan site was recovered from the hoards। अब बोला गया है, अब यहाँ पे एक चीज हो गई है होर्ड्स। अब होर्ड्स क्या है पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं इस लास्ट वाली लाइन का मतलब बताता हूँ।
होड्स आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफ्टन इनसाइड कंटेनर्स सच एज पॉट्स। अब होड्स क्या है, एक टाइप से गुल्लक मान लो, अब गुल्लक के अंदर सिक्के डालते हो तो उन सिक्कों को बोला गया है होड्स। अगर मैं आपको इमेजेस दिखाऊं, ये आप देखो, ये आप अगर ग्लास देख रहे हो, ये आपको मटेरियल देखने को मिला, ये आप ये चीज देखो, इनके अंदर सिक्के डले हुए हैं, कुछ किसी के दाने कुछ ना कुछ डले हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं इसे हमने कहा है होड्स। ये बात समझ में आई? सच होड्स कैन बी ज्वेलरी और मेटल ऑब्जेक्ट सेव फॉर रीयूज बाय मेटल वर्कर्स। अब ये किस लिए रखा जाता है कि हम इसे दोबारा या बाद में हम इसे इस्तेमाल कर सके। जैसे जो गुल्लक में आप पैसे क्यों रखते हो, कभी बुरे टाइम में इस्तेमाल कर लिया या फिर हमें बाद में सेविंग करे तो उसके लिए इस्तेमाल कर लिया, तो वैसे ही होड्स का काम होता था। If for some reason the original owner do not retrieve them, they remain where they are left till some archaeologist find it. अगर जो ओनर था जिसने इन होड्स को छुपा के रखा था, अगर वो इसे ढूंढ नहीं पाए या वो मर गया और किसी को इसके बारे में नहीं पता है, तो ये तब तक दफन रहते हैं जब तक कोई आर्कियोलॉजिस्ट इन्हें आके बाहर ना निकाल ले। ये बात समझे, होड समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे गोल्ड्स टू वॉज रेयर। गोल्ड यहाँ पे बहुत रेयर देखने को मिल रहा है। एंड एज एट प्रेजेंट प्रॉब्ली प्रेशियस गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट। तो हम ये देखते हैं कि ये जो गोल्ड है ये भी हमें होड्स में मिला है। ठीक है, जो हड़प्पन साइट है वहां पे भी जो ज्वेलरी वगैरह है वो कहाँ, इन पॉट्स के अंदर रख दिया जाता। कोई महंगी चीज हुई इन पॉट्स के अंदर डाल के रख दिया। अगर कोई बढ़िया इमेज देखने को मिले जहाँ पे ज्वेलरी वगैरह दिखा रखी हो तो मैं एक बार आपको दिखाऊं। मतलब आप ये चीज मान लो ना, जैसे मान लो क्या, होठ 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 कोई बढ़िया सा, चलो आपको एक इसी एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लो ये जो पॉट है, इस पॉट के अंदर ये सारे सिक्के रखे थे स्टोर करने के लिए। मान लो इन सिक्कों की जगह अगर ज्वेलरी रखी होती, कोई आर्कियोलॉजिस्ट आया उसने देखा अरे पॉट है इसके अंदर ज्वेलरी है, तो काफी महंगी बिकेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे गोल्ड जो काफी रेयर था उन्हें भी छुपा के रखा जाता है इन हड़प्पन साइट्स पे, और ये हमें रिट्रीव किए, हमने इन्हें मतलब रिकवर किया है, रिट्रीव नहीं रिकवर किया है इन होड से। ये बात समझ में आई? इससे हमने क्या पढ़े, लग्जूरियस गुड बरियल्स, और हमने इससे पहले मोहनजोदारो के अर्बन प्लानिंग के बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 ऑफ द वीडियो खत्म होता है, और जो पार्ट 3 ऑफ द वीडियो है इसमें हम फाइंडिंग अबाउट द आर्टिफैक्ट प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए।